हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र जो है वो 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, जैसे कि पाचन तंत्र था जो 2 भागों में विभक्त था, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। ठीक इसी तरीके से मानव का जो श्वसन तंत्र है जो गैसों के आदान प्रदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो जो है 3 भागों में विभक्त है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। जो पहला भाग है उसको बोला गया है ऊपरी श्वसन तंत्र। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र और फिर उसके बाद में आती है श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने में बहुत सारी पेशियों का योगदान होता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ऊपरी श्वसन तंत्र है इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नासिका, क्योंकि वायु का प्रवेश नासिका से होता है। इसके अलावा मुख से भी होता है। ठीक है, फिर हम ग्रसनी और इसके अलावा हम पढ़ेंगे लैरिंग्स यानी कि स्वर तंत्र। ठीक है, तो नासिका से हम पहुंचेंगे नासिका गुहा में। ठीक है, और गुहा से वायु ग्रसनी में आएगी और इधर मुख से भी वायु ग्रसनी में आएगी और फिर स्वर तंत्र में से होते हुए फिर निचला श्वसन तंत्र स्टार्ट हो जाएगा। और निचले श्वसन तंत्र के अंदर हम किन किन चीजों को रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले आती है श्वास नली, जो भोजन नली के पास ही होती है। ठीक है, श्वास नली के बाद वायु जो जाती है वो जाएगी ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल में, जिसको हम श्वसनी व श्वसनिका बोलते हैं। ठीक है, और वहां से आगे जो वायु है उसका प्रवेश हम देखते हैं फेफड़ों में, यानी कि लंग्स के अंदर। ठीक है, और फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई एल्वियोली, और एल्वियोली यानी कि जिसको हम वायु कुपिका बोलते हैं, उसके ऊपर असंख्य श्वास नलिकाएं कुपिकाएं फेफड़ों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं और उनके चारों तरफ रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है और वो विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा अगर मांसपेशियों की बात करें तो हम 2 तरह की मांसपेशियां पढ़ेंगे। पहली मांसपेशियां पाई जाती है मध्य पट में, मध्य पट जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायग्राम में भी देखेंगे डायफ्राम का होता है दोनों फेफड़ों के नीचे इस तरीके से ऐसे पतली कोशिका जो कंकाली पेशी की बनी हुई संरचना होती है चद्दरनुमा, इस तरीके से इसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोला जाता है। ठीक है, डायफ्राम जो है कंकाली पेशी का बना हुआ पतली चद्दरनुमा संरचना होती है जो फेफड़ों के जस्ट नीचे पाई जाती है। और एक तो मध्य पट की जो पेशियां हैं वो पढ़ेंगे, तो डायफ्राम की पेशियां, और दूसरा हम देखेंगे जो हमारे लंग्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है, फेफड़ों को ऐसे सुरक्षित करने के लिए ये क्या होती हैं, पेशियां पाई जाती हैं। ये जो पसलियां, ठीक है, इन पसलियों के मध्य क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो दूसरी जो पेशियां होती है वो पसलियों की पेशियां हैं। पसलियों में विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जिनको इंटरकोस्टल मसल के नाम से जानते हैं। तो दूसरी पेशियां हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, पसलियों की। पसलियों में जो विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं वो। तो ओवरऑल ये जो दोनों पेशियां हैं ये दोनों में श्वसन के अंदर और बाहर यानी कि वायु के अंदर और बाहर जाने के लिए इनमें संकुचन और शिथिलन होता है और उसी की सहायता से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। पहले हम इसको स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ठीक है,
ऊपरी श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर नासिका। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है नासिका, ठीक है, जिसको हम नोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें नासिका के अंदर तो ये पहला श्वसन अंग है, पहला श्वसन अंग है, ठीक है, जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है। एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक जोड़ी, अगर हम देखें इस तरीके से एक जोड़ी हमारे पास क्या रहता है, नासा द्वार प्रेजेंट रहता है इस तरीके से। और इन दोनों नासा द्वार को अलग करने के लिए, यानी कि ये दो क्या है, नासा द्वार, तो ये एक जोड़ी है, ठीक है। और इन दोनों नासा द्वार को अलग करने के लिए एक पतली सी हड्डी पाई जाती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, जो दोनों नासिका गुहा को अलग करती है, ठीक है, जो एक पतली सी हड्डी रहती है, सेप्टा बोलते हैं इसको, जो कि अलग करती है, नेजल सेप्टम, पट पाया जाता है, ठीक है, तो जो कि दोनों नासा गुहा को अलग अलग करता है। तो मतलब नासिका यानी कि यहाँ से और ये जो है ये है नासा गुहा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नासा गुहा। यानी कि हवा जो है एयर से इस तरीके से यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, वायु की, ठीक है, वायु इस तरीके से नासा गुहा में जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये नासा गुहा है ना, इस नासा गुहा के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो हम देखेंगे नासा गुहा जो है इसमें महीन बाल, पतली झिल्ली होने के कारण रक्त प्रवाह, सीलिया और श्लेष्मा सब पाए जाते हैं। यानी कि नासा गुहा के अंदर एक तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, महीन बाल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे श्लेष्मा ग्रंथियां भी पाई जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे पक्षमा भी कोशिका भी पाई जाएंगी, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या कार्य करते हैं, तो इन तीनों का मिलकर एक ही कार्य है कि वायु में जो धूल के कण है, पराग है, बैक्टीरिया है, उनको अपने साथ बांधने का काम करती है, चिपकाने का काम करती है, ताकि जो नासा गुहा से जो आगे नासा ग्रसनी में जाके खुलने वाली है, क्योंकि नासा गुहा जो है वो आगे किस में खुलती है, नासा ग्रसनी में, ठीक है। तो नासा गुहा किस में खुलती है, नासा ग्रसनी में। तो नासा ग्रसनी में शुद्ध हवा जा सके तो ये अपने साथ किसको पकड़ती है, यानी कि जो वायु जो है, वायु अकेली नहीं आती, वायु के साथ कौन कौन आता है, धूल के कण आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म कण जैसे कि परागकण और बहुत सारे सूक्ष्म जीव जिसमें बैक्टीरिया, फफूंद इत्यादि रहते हैं, तो इन सब को अपने साथ बांधने का काम करती है। तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, धूल के कण और बाकी चीज़ों को अपने साथ बांधने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ से जो वायु आएगी वो कैसी वायु होगी, शुद्ध वायु होगी, ठीक है। और ये शुद्ध वायु आगे किस में पहुँचती है, नासा ग्रसनी के अंदर पहुँचती है। तो इस तरीके से हमारे नासा गुहा में पाए जाने वाले ये सारे के सारे अंग जो है बहुत ही स्पेशल तरीके से कार्य करते हैं, ताकि हमारे फेफड़ों तक कोई भी गलत कण या सूक्ष्म जीव ना पहुंच सके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नासा ग्रसनी जो है, अब नासा ग्रसनी आगे मुख्य ग्रसनी में खुलती है, क्योंकि मुख्य ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी और अधोग्रसनी। लेकिन हमें पता है कि वायु का प्रवेश नासा मार्ग के साथ साथ जो है मुख मार्ग से भी होता है। तो वो हम इसको एज ए डायग्राम देखें तो इन डायग्राम्स के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये वाला डायग्राम। इसमें आप देखोगे कि ये नासा
द्वार होते हैं, यहाँ से एयर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ये जो श्लेष्मा ग्रंथि होती हैं वो पाई जाती हैं। और ये देखो, ये जो है वो पक्षमाभ कोशिकाएं पाए जाते हैं और इस तरीके से ये क्या स्रावित करती हैं, श्लेष्मा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो कि ये वायरस या फिर कुछ भी धूल के कण, वो इनको इनके साथ बांधने का काम करते हैं और ये क्या है, वायु है, ठीक है। तो यहाँ से जो वायु आएगी वो इस तरीके से शुद्ध हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे कि जो वायु का प्रवेश ऐसे भी हो रहा है और ये कौन सी ग्रसनी है, नासा ग्रसनी, ठीक है। और ये क्या है, नासा गुहा है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वायु के प्रवेश का वो रहता है यहाँ से मुख गुहा से। यह है मुख गुहा, ये जीभ है, ठीक है। तो मुख गुहा से ऑक्सीजन या फिर एयर या वायु जो है वो, एक पहला रास्ता तो है उसका नासा गुहा और दूसरा रास्ता है मुख गुहा। और मुख गुहा से ये पे यहाँ जो वायु आती है तो ये कौन सी ग्रसनी होती है, इसको हम बोलते हैं मुख ग्रसनी, ठीक है। मुख ग्रसनी के बाद में जो तीसरी जो जगह होती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये जो ग्रसनी है इसको हम बोलते हैं कंठ ग्रसनी, ठीक है। तो अब आप देखो वायु भी मुख ग्रसनी तक पहुंच गई और आपको पता है कि मुख ग्रसनी तक खाना भी आता है, ये मान लो भोजन है, फूड है। तो अब क्या होता है कि जो कंठ ग्रसनी है इसके ऊपर अगर आप देखो तो ये ऐसे पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है, घाटी ढापन, जिसका नाम हम क्या जानते हैं, घाटी ढक्कन, ठीक है। अब जब भोजन मुख ग्रसनी में पहुंचता है तो ये इसको बंद कर देता है, किसको, लैरिंग्स को। ये हमारा है स्वर यंत्र लैरिंग्स, ठीक है। ये फिर हमारा क्या है, श्वास नली, श्वसनी, ठीक है। तो अब क्या है, खाना जो है वो यहाँ प्रवेश ना कर जाए, इसीलिए इस दूसरे डायग्राम में आप देखो ये जो फूड है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एपिग्लोटिस इस तरीके से खुला हुआ है, ठीक है। ये जब खाना यहाँ से यहाँ आएगा ये है मुख ग्रसनी, ठीक है। ये यहाँ पे कौन सी ग्रसनी है, ये है मुख ग्रसनी, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे ये इस तरीके से इसने बंद कर दिया, किसको, ये है लैरिंग्स स्वरतंत्र और ये है श्वास नली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए घाटी ढक्कन का क्या कार्य होता है तो ये क्या करते हैं, भोजन को निगलते समय ये जो श्वास नली की ऊपरी जो जगह होती है जिसे हम बोलते हैं लैरिंग्स, उसको ढक देता है ताकि खाना जो है श्वास नली में ना चला जाए और वो फिर किस में प्रवेश करता है, आहार नाल के अंदर, या भोजन नाल बोल सकते हो, भोजन नाल में फिर वो प्रवेश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि यहाँ पे हमने मुख, फेरिंग्स और जो एपिग्लोटिस है, घाटी ढक्कन है, इसका हमने कार्य देखा। लेकिन हम फिर देखेंगे डायग्राम से ही देखेंगे लैरिंग्स क्या होते हैं, लेकिन पहले हम इन तीनों को क्लियर करते हैं। मुख, ठीक है, यानी कि मुख की क्या भूमिका है, माउथ यानी कि मुख, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मुख भी एक श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग है, ये द्वितीयक सेकेंडरी अंग है, ठीक है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका तो कौन निभाता है, नासिका ही करती है, परंतु आवश्यकता होने पर जो मुख भी श्वास लेने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे यह बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास वायु की भांति शुद्ध नहीं होती, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो नासिका जो है, नासिका से जब वायु कहाँ गई,
नासिका से वायु गई नासा गुहा में, ठीक है। और नासा गुहा में तो हमने देखा कि रोम पाए जाते हैं, सीलिया वाली कोशिकाएं पाई जाती है, श्लेष्मा पाए जाते हैं, महीन बाल पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये अशुद्ध वायु थी और यहाँ से ये किस में कन्वर्ट होगी, शुद्ध वायु में, ठीक है। और फिर वो कहाँ पहुंचती है, ग्रसनी में। लेकिन जो मुख है, मुख से जो वायु जा रही है वो अशुद्ध वायु होती है। और यहाँ पे जो मुख गुहा है इसके अंदर इस तरह के कोई महीन बाल और नहीं पहुंचते, तो ये डायरेक्ट ग्रसनी के अंदर डालती है, तो वो इतनी शुद्ध नहीं होती। यानी कि श्वास नाक से ली गई जो श्वास है वो ज़्यादा शुद्ध होती है, ठीक है। तो मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होगी, तो ये शुद्ध नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर, थर्ड पॉइंट जो था हमारा है वो है ग्रसनी, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। ये क्या है, अगर हम आप मुंह खोल के अगर आप शीशे में देखोगे कि पीछे की साइड में शीशे में अगर आप अपने जोर से मुंह खोल के देखते हो तो बैक साइड में एक अंदर की तरफ गुफा सी दिखाई देती है, एक अंधेरा सा नाल दिखाई देती है, वो हमारी क्या कहलाती है, ग्रसनी। एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना होती है। तो किसकी बनी हुई है, पहली बात पेशीय है और संरचना किसकी जैसी है, चिमनी नुमा, ठीक है। और जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग में फैली रहती है। तो मतलब अगर हम देखें तो ग्रसनी के कितने प्रकार होते हैं या कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग, देखो इसका जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं नासा ग्रसनी, दूसरे भाग को बोला जाता है मुख ग्रसनी और तीसरे भाग को बोला जाता है अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 भागों में विभक्त होती है ग्रसनी, ठीक है। तो अब देखो हम देखेंगे नासा या नासिका जो है वो आगे नासा गुहा से होते हुए नासा ग्रसनी में खुलती है, वहीं जो मुख होता है वो मुख गुहा से होता हुआ मुख ग्रसनी में आया और यहाँ से यानी कि यहाँ से भी अधोग्रसनी और मुख ग्रसनी से भी अधोग्रसनी के अंदर वायु प्रवेश करती है। अब जो अधोग्रसनी है, नासिका ग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में होती है, ठीक है। और वायु जो है नासिका गुहा से नासा ग्रसनी होती हुई कहाँ पहुंचती है, मुख ग्रसनी, और मुख ग्रसनी से फिर अधोग्रसनी तक पहुंचती है, ठीक है। लेकिन मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम से देखें, जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था, ये मान लीजिए हमारे पास अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारा है कंठ और ये है हमारे पास जो है ट्रैकिया, ठीक है। इस ट्रैकिया के ऊपर हम देखेंगे सी आकार के उपास्थि के बने हुए कार्टिलेज के रिंग पाई जाती है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये है ग्लोटिस, ये लैरिंग्स बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से एक पत्ती नुमा संरचना या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोला जाता है, ठीक है, घाटीदापन जिसको बोलते हैं। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, लैरिंग्स, ठीक है, यानी कि स्वर यंत्र, ठीक है। ये हम कौन से भाग को पढ़ रहे हैं, कंठ। इसके ठीक पीछे यहाँ पे इस तरीके से एक नाल जाती है और इस नाल को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, भोजन नाल, ठीक है। तो अब क्या है, जब खाने को निगलने का टाइम आता है तो उस टाइम पे ये एपिग्लोटिस जो है
वो इस तरीके से यहाँ पे बंद कर देती है, जिससे खाना जो है यानी कि जो फूड होता है वो डायरेक्ट अब किस में प्रवेश करता है, भोजन नाल में प्रवेश करता है। तो इस तरीके से, लेकिन हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, तो हवा, एयर भी तो मुख ग्रसनी में है, यानी कि ये हमारी कहाँ बैठे हैं ये दोनों, मुख ग्रसनी में। तो खाना तो कहाँ प्रवेश कर जाएगा, भोजन नाल में। लेकिन मुख ग्रसनी से एयर की बात करें, हवा की, वायु की बात करें, तो वो किस में प्रवेश करती है, एयर जो है वो यहाँ ऐसे प्रवेश करती है। ठीक है, तो वायु यहाँ आ जाएगी और जो भोजन है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम एपिग्लोटिस की बात करें यहाँ पे, तो एपिग्लोटिस एक लोचदार उपास्थि होती है। एपिग्लोटिस जो है क्या है, एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि है। ठीक है, जो श्वसन नली व आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करती है। काम कहाँ, किसकी तरह, श्वास नली, ये श्वास नली है, श्वास नली व भोजन नली के मध्य किसका कार्य करती है, एक स्विच का कार्य करती है, बटन की तरह कार्य करती है। कैसे, सीधी सी बात है, रास्ता प्रोवाइड करती है कि ग्रसनी से भोजन तो किस में जाएगा, भोजन नाल में, और वायु किस में प्रवेश करेगी, श्वास नाल में। तो मतलब जो मुख ग्रसनी है, अब इसके अंदर फूड भी है और एयर भी है। ठीक है, अब यहाँ से फूड को तो ये किस में भेजेगी, भोजन नली में। ठीक है, और जबकि वायु को ये किस में भेजेगी, श्वास नली में। भोजन श्वास नली में ना चला जाए तो ये इसको क्या कर देगी, ढक के रखने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है वायु जो है वो किस में प्रवेश करे, श्वास नली में प्रवेश करे, और भोजन जो है वो भोजन नली यानी कि आहार नली में प्रवेश करे। तो यहाँ पे ये कार्य कौन संपन्न करवाता है, एपिग्लोटिस। और अब हम पढ़ते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऊपरी श्वसन तंत्र है, इसका लास्ट भाग, और वो क्या है, स्वर यंत्र। ठीक है, जिसको हम लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर जब वायु हमारे श्वास नली में आती है और जाती है, तो इस स्वर तंत्र में दो जो कंठ है, ऊपरी भाग होता है ये, और यहाँ पे जो छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं या स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिनसे वायु टकराती है तो साउंड यानी कि स्वर उत्पन्न होता है। उस स्वर को शब्द देने का कार्य हमारी जीभ, दांत और हमारा तालु करता है, और हमारे होठ भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, साउंड को निकालने के लिए हमारा स्वर तंत्र है, लेकिन साउंड को, स्वर को शब्द बनाने में हमारी जीभ, तालु, दांत और जीभ, होठ उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो हम बोलें कि यह जो कंठ है वो ग्रसनी व ग्रास नाल को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। तो जो स्वर यंत्र है यानी कि यह है कंठ, ग्रसनी व जो श्वास नली है को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। ठीक है, और ये लगभग 9 उपास्थिका मिलके बना होता है। ठीक है, और भोजन को निगलते समय एपिग्लोटिस जो है स्वर यंत्र के को आवृत कर देता है, ताकि भोजन जो है वो स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। अब जो स्वर यंत्र है
इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार की संरचना है, विशेष संरचना है। ठीक है, स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं, किसके बने होते हैं, ये क्या होते हैं, श्लेष्मा झिल्लियां हैं। ठीक है, और जो हवा के प्रभाव से कंपकंपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। और ये झिल्लियों का कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो कार्य क्या करती हैं, जब हवा इनसे टकराती है, हवा के बहाव से कंपकंपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करती है। लेकिन इन ध्वनियों को शब्द में बदलने के लिए हमारे पास दांत, जीभ, होठ और तालु होते हैं। चित्र में देखें तो लैरिंग्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये नासा छिद्र है, वायु जो है वो इस नासा छिद्र से, नासा गुहा से होता हुआ, ये कौन सी है, नासा ग्रसनी है। ये दूसरा जो रास्ता है वायु का, वो मुख से होता हुआ, ये कौन सी ग्रसनी होगी, मुख ग्रसनी है। और उसके बाद में ये जो आपको पीले रंग की संरचना देखने को मिल रही है, ये संरचना जो है वो हमारी क्या कहलाती है, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र का एक भाग क्या बनाता है, एपिग्लोटिस। ठीक है, और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, यानी कि श्वास नाल। ठीक है, तो इस तरीके से ये लैरिंग्स पाया जाता है, यानी कि श्वास नाल के जस्ट ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, लैरिंग्स। तो इस तरह की जो ये संरचना है जिसके ऊपर ये एपिग्लोटिस पाया जाता है, और ये हमारी क्या है, श्वास नाल जो फेफड़ों में जाके खुलती है, ये इस तरीके से ये। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है, स्वर तंत्र। ठीक है, और इस स्वर तंत्र में इस तरीके से स्वर रज्जु पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जब वायु आएगी या वायु जाएगी तो इससे टकराएगी, जिससे कि स्वर रज्जु में क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, और जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में पढ़ा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लंग्स और बहुत सारी लंग्स से रिलेटेड या श्वसन से रिलेटेड मांसपेशियों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।